नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह। बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। आज सदन में सीएम योगी का फायर अंदाज देखने को मिला। सूबे के मुखिया ने सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष की जमकर क्लास भी लगाई। किसान और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सपा की सियासत पर सीएम योगी ने तथ्यों की बौछार लगा दी। साथ ही सीएम ने सपा पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सपा जो थाली में खाती है उसी में छेद करती है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, महाराष्ट्र का महाबजट विपक्ष पर प्रहार खटाखट। तो सदन में सीएम योगी उस समय फायर हो गए जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने एमएसपी और सपा नेता रागिनी सोनकर ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर सवाल किया। सीएम योगी ने तथ्यों के साथ सपा की जमकर क्लास लगाई। नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने एमएसपी का पूरा गुणा गणित समझा दिया। साथ ही योगी ने सपा पर सबसे बड़ी चोट करते हुए कहा कि पांडे जी, आप पता नहीं किसान है कि नहीं, आप लोग पेशे से समाजवादी हैं, आपकी प्रवृत्ति है जो थाली में खाएंगे उसी में छेद भी करके जाएंगे। सपा विधायक रागिनी सोनकर के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सवाल पर योगी ने पूरा अर्थशास्त्र ही पढ़ा दिया। सीएम ने निवेश का हिसाब किताब देते हुए कहा कि फरवरी 2023 में 40 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला, जिसमें 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। योगी ने सरकारी नौकरी का हिसाब किताब देते हुए कहा कि यह पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। साथ ही हमने एमएसएमई सेक्टर को सुधारा भी है। सीएम के आंकड़ों से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इकोनॉमी का विकास फिर क्यों फसाद? योगी का उत्तम प्रदेश, विपक्ष क्यों मचाए कलेश? क्या विपक्ष फर्जी आंकड़ों के जरिए भ्रम फैला रहा है? बजट पर महासंग्राम कैसे लगेगा विराम? एक्शन में महाराज, विपक्ष की लगाई क्लास। और आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी ने आज सदन में क्या कुछ कहा है, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि आपके जो उत्तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मासिक रूप से उस सेक्टर से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। उसके कुछ सुनिश्चित पैरामीटर और इंडिकेटर्स तय किए गए हैं उनको अचीव करने के लिए, और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी, 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को
प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट के बाद अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान सपा के विधायकों की तरफ से मुद्दे उठाए जाने पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा था। इस बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक पर्यटन और महिलाओं के उत्थान पर काफी ज्यादा फोकस्ड रहा है। और आज सपा की तरफ से माता प्रसाद पांडे और रागिनी सोनकर की तरफ से भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर भी सवाल जब पूछा गया सीएम योगी आदित्यनाथ से, तब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरा गुणा गणित समाजवादी पार्टी को समझा दिया गया। उन्होंने कहा कि 2029 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बन जाएगा और उन्होंने कहा कि ये बन तो बहुत पहले ही जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी की कारगुजारी के चक्कर में ये बन नहीं पाया और उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया। लेकिन अब 2029 तक का देखिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का उत्तम बजट है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी इस बार का बजट काफी ज्यादा खास रहा है क्योंकि हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर इस बार के बजट में चर्चा की गई है। विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ का बजट पारित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ का बजट यहां पर पारित किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए भी 5 करोड़ का बजट यहां पर पारित किया गया है। तो सपा की तरफ से आज कई सवाल भी उठाए गए और ऐसे में हर सवाल का जवाब सीएम योगी की तरफ से आज सदन में दिया गया है। लगातार नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से भी कॉलेज के निर्माण को लेकर, मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाया गया। इसके अलावा रागिनी सोनकर सपा सदस्य, उनकी तरफ से भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर सवाल उठाया गया था कि आखिर उत्तर प्रदेश कब तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बन जाएगा। इस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 2029 तक का पूरा लक्ष्य तय कर लिया है। 2029 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल कर लेगा। और इसके अलावा देखिए एमएसएमई का भी मुद्दा आज सदन में सबसे ज्यादा गरमाया रहा। प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए देखिए 1450 करोड़ बजट को लेकर चर्चा की जा रही है। यूपी में राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ का बजट पारित किया गया है। यह बजट उत्तम बजट है और इसके पीछे के जो तमाम कारण है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बता रहे हैं कि आखिर ये बजट इतना उत्तम बजट क्यों है उत्तर प्रदेश के लिए। तो आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। अतुल गहलोत, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वाचस्पति द्विवेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्विवेदी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, सवाल जवाब तो आज बहुत सदन में देखने को मिला। सवाल लगातार सपा की तरफ से उठाया गया। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सवाल है, जो मुद्दा है, आज वो काफी ज्यादा सदन में गरमाया हुआ रहा। कब तक बन जाएगा उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये मुद्दा आज काफी ज्यादा गरमाया रहा सदन में। रागिनी सोनकर की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया। अपूर्वा जी, वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा। और मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है, ये यूपी का इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है अपूर्वा जी। और 25-26 के लिए हमारी सरकार ने 8,08,736 करोड़ का बजट पास किया है। और हमने उस बजट में सभी का प्रमुख तौर पर ध्यान रखा है, चाहे युवा रहे चाहे बुजुर्ग रहे, हमने सभी का ध्यान रखा है। और उत्तर प्रदेश में
पिछले 8 वर्षों में अपूर्वा जी, पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, जिनमें हमने 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव को धरातल पर उतार दिया है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी प्राप्त हुई है अपूर्वा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी के बजट में हर क्षेत्र को ध्यान रखा गया है। हमने विकास के लिए 22% बजट, शिक्षा के लिए 13%, कृषि से जुड़ी सेवाओं के लिए 11%, स्वास्थ्य विभाग के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% आवंटित किया है। और अपूर्वा जी, जो ये बजट है ये बहुत ही प्रभावी है और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस बजट की चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूं अपूर्वा जी, सपा को भी इसका सराहना की जानी चाहिए, सपा भी इसकी सराहना करे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार की कुछ नाकामियां आपको यदि लगती हैं तो उस पर बोलिए आप, पर एक जो इतिहास में पहली बार हुआ है आप उस पर भी टीका टिप्पणी करोगे तो वो उचित नहीं है। आप हमारे साथ प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो प्रदेश और आगे बढ़ेगा। हमने चाहे गोवंश के लिए हो, उनके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है, आवंटित किया है। गो संरक्षण के लिए हमने 140 करोड़ की व्यवस्था की है अपूर्वा जी, और पशु चिकित्सालय के लिए 123 करोड़ की वो की है। और मैं समझता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बहुत जल्द ही बनेगा। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, 2029 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बन जाएगा, लेकिन सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो बहुत पहले ही हो जाता, लेकिन सपा की कारगुजारी की वजह से उत्तर प्रदेश पीछे ही चलता चला गया, पिछड़ता चला गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी असफलताओं का जो द्वेष है समाजवादी पार्टी पर जबरदस्ती मढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जनता सब देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। प्रदेश को सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश देश के अंदर बनाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे बोगस, सबसे झूठा बजट पेश करने वाले भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। पिछले बजट पे अगर बात की जाए तो कितना जमीन पर आया वो बजट, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितना कंप्लायंस किया, विकास के मामले में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी नहीं पा सकते। हमने जो विकास की रेखा खींची, उन्हीं योजनाओं का और उन्हीं बिल्डिंगों का फीता काट काट कर अपनी सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो झूठ ना बोले, 1 करोड़ ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना दिखा रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं देश की जनता के सामने, अभी तक क्या करते रहे, उस पर कोई काम मुख्यमंत्री जी नहीं किए। केवल सदन में भी झूठ बोल रहे हैं, सदन में अशोभनीय भी बोल रहे हैं, बड़े नेताओं के लिए जो शब्द नहीं उपयोग करने चाहिए वो भी बोल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का फ्रस्ट्रेशन है। जो लोकसभा में जितनी करारी हार मिली है, अब उन्हें लगता है कि 2027 में जो समाजवादी पार्टी इनको हरा देगी, इसलिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा कर रहे हैं झूठा, वो बार बार याद आ रहा। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर मीट हुआ, उसमें लाखों करोड़ के वादे किए गए, सभी अखबारों में भी छपा और तमाम न्यूज चैनलों पे भी चला कि भाई बड़ी इन्वेस्टर मीट, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें आया कितना, उसका कभी डेटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। क्योंकि आता तो जरूर देते, जब आया ही नहीं, केवल इन्वेस्टर मीट प्रचार के लिए हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तो उस पर क्या ही कहना। बात रही एक्सप्रेस वे की, तो एक्सप्रेस वे जो भी है इनके द्वारा बनाए गए, उनकी स्थितियां जरा उन पर जाके देखी जा सकती हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से उसकी तुलना कर लीजिए, 1 गिलास पानी लेकर गाड़ी पे बैठ जाइए, 4 व्हीलर पर आगे डैशबोर्ड पे रख के और चला के गाड़ी देख ले तो सच्चाई पता लग जाएगी किसकी सरकार में एक्सप्रेसवे अच्छा बना और किसकी सरकार में केवल भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन गया एक्सप्रेसवे। तो ये करप्शन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली सरकार है। इन लोगों ने 86 में 56 एसडीएम यादव का भी सदन में झूठ बोला, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने
माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से सूची मांग दी, तो आज तक वो सूची नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करवा पाए, क्योंकि वो एक झूठ था। क्योंकि केवल 9 यादव हुए थे 86 में, जी। और इनके में 18 यादव हुए हैं। इनकी सरकार में 18 यादव एसडीएम हुए हैं 100 कुछ संख्या में से। तो सोच लीजिए, ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, झूठी बोते हैं, झूठी काटते हैं, झूठ का ही प्रचार करते हैं दिन रात। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बनाया, कानून व्यवस्था के मामले में आज देश में क्राइम में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। चाहे महिलाओं की हत्या हो, चाहे महिलाओं का बलात्कार हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो। नौकरी के मामले में आपने दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया, उनकी सीटें दूसरों को दे दी। चलिए ठीक है, आपने ठीक है 69,000 जितेंद्र जी, मैं शिक्षक आऊंगी भर्ती में आपके घोटाला पास। किया, उन वाचस्पति बच्चों की द्विवेदी जी भर्ती का रुख की। कर लेते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। वाचस्पति जी, क्या जी आंकते हैं आप इस बार के बजट को? 9वां बजट है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और आज जिस तरह से सदन में कई सवाल उठे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर भी सवाल उठा कि कब बनेगा। जवाब दिया गया 2029 तक बन जाएगा, लेकिन सपा जी यहां भी शायद संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का क्या पक्ष है इस बार के बजट को लेकर? देखिए, जो बजट दिया गया है वो मृग मरीचिका है। जो कुछ कहा गया है वो बिल्कुल उसके विपरीत आंकड़े आ रहे हैं, साबित कर रहे हैं। जैसे कि खुद ही बजट में कहा गया है कि 50% बजट का जो है वो सैलरी और पेंशन पर खर्च हो रहा है। अभी हमारे विद्वान साथी भाजपा के ने बिल्कुल कैटेगरिकली डिटेल वाइज बताया कि सेगमेंट में कितना जा रहा है। तो उन्होंने 22% विकास प्रयोजन पर बताया, 13% शिक्षा पे बताया, 11% कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर बताया, 6% चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बताया, और 4% सामाजिक सुरक्षा पर। तो ये जोड़ लीजिए तो आप ये 56% हो जाता है। तो 50% सैलरी और पेंशन पे आप खर्च कर रहे हैं, 56% मात्र इन 5 मदों पे आप कर रहे हैं, 106% हो गया ना। ये कौन सी गणित है भाई? कौन सा अंक गणित है? कहां से निकाल के लाए हैं भाई? बजट से ओवरलैप कर रहा है। आपने जो प्रयोजन दिया है उससे बिल्कुल अलग है। आपकी संख्या खुद ही मिसमैच नहीं कर रही है, आपका परसेंटाइल मिसमैच कर रहा है। अगर आप वहां पे बजट में सैलरी और पेंशन पे तो झूठ बोल रहे हैं, या जो 5 मद अन्य जो बताए हैं इन पे झूठ बोल रहे हैं। एक और झूठ जरा देखिएगा, इनका कहना है, इस सरकार का कहना है कि 72,000 रुपए की लगभग प्रति व्यक्ति आय हो गई है। तो उसी के विपरीत एक आंकड़ा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर 36,000 रुपए का कर्ज भी हो गया है। ये इसी 9 साल के कार्यकाल में बढ़कर लेकिन हुआ है। सरकार ने आप इस जरा बात को देखिए, माना भी 72 है, और सरकार ये भी कह रही है कि जो प्रति ठीक है। व्यक्ति कर्ज है, जो डेप्ट है, वो धीरे धीरे हाँ। कम हो रहा है। अब ये आंकड़ों का खेल है, बाजीगरी है। अब भाई अगर कम हो रहा है तो ये तो कहाँ, पिछले साल से तो बढ़ा है ना। अगर पिछले साल का बजट उठा के देख लीजिए तो 36,000, पिछली बार तो 28,000 था। कम कहाँ हो रहा है? ये तो बढ़ रहा है। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये कहने की है कि ये जो आयुष्मान कार्ड इन्होंने बनाने का बहुत बड़ी बात करते हैं कि 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए। इनका अगर गुणित कर ले, 5 लाख का एक प्रति कार्ड पर इलाज दिया जाना प्रस्तावित है, तो 5 करोड़ का जरा मल्टीपल कर लीजिए। और इसके बाद इन्होंने जो चिकित्सा पर जो इन्होंने पूरा खर्च दिखाया है वो 6% है मात्र। तो ये तो कहीं तो बिल्कुल साबित नहीं होता। मैं कैटेगरी के लिए थोड़ा सा आपको चिकित्सा पर जो इन्होंने कहा है वो बता दूं कि प्रदेश के सभी सीएचसी के लिए मात्र 5 करोड़ रुपए, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं है, वहां पे होते ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और 5 करोड़ रुपए क्या बनेगा? पीजी की जो 1500 सीटों की कह रहे हैं कि हम नई सीटें 1500 करेंगे, इस पर आप देखिए इनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये कहां से इनको पढ़ाएंगे? इसके बाद आयुष्मान भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य 2,000 करोड़ रुपए मात्र रखे, जो कि बिल्कुल उनके मुंह में जीरा जैसा है। आयुष विभाग के लिए 2700 करोड़ रुपए मात्र रखे हैं, जिसमें 2,110 आयुर्वेदिक, 1585 होम्योपैथिक जो अस्पताल है उनको संचालित किया जाना, ये भी मद बहुत कम होती है। चिकित्सा से शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर कुल 13,361 करोड़ रुपए, 37,000 रुपए की मद है। हेल्थ फैसिलिटी पर पीपीपी के आधार पर इनका कहना है कि 15 करोड़ मात्र। इसमें ये डायलिसिस का और इसके साथ साथ जो अन्य है सुविधाएं
उनका जोड़ रहे हैं। 15 करोड़ रुपए में आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश की क्या सारे रोगियों का डायलिसिस हो सकता है, क्या अल्ट्रासाउंड हो सकता है, पीपीपी मॉडल पे करना है। तो ये जो जो अंक गणित हमारे सामने आई है वो अपर्याप्त है, इनके कहीं साबित नहीं हो रहा है। 15 करोड़ कितनी पल्ट्री सम है, बताइए आप कैसे पीपीपी आधार पर कैसे आप पूरा हेल्थ फैसिलिटी चला लेंगे। और अब इसके साथ आप देखिए कि गन्ना किसानों के लिए मात्र 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, मात्र 475 करोड़ रुपए की। इसके साथ ठीक है द्विवेदी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज जी का एक बार रुक जान लेते हैं। पंकज जी, आलू, दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल, इस पर कितना हाँ, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। एमएसएमई वाले मुद्दे पर भी आएंगे जो आज माता प्रसाद पांडे जी की तरफ से सदन में उठाया गया। एक बार पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आप किस तरह से इस बार के बजट को देखते हैं? क्योंकि देखिए, कमियां तो समाजवादी पार्टी गिनवा रही है, लेकिन जो खूबियां हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज सदन में रखा गया है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बन जाएगा उत्तर प्रदेश 2029 तक। लेकिन कई खामियां भी है जो विपक्ष बता रहा है कि लोगों के ऊपर जो कर्ज है, जो डेप्ट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। राजस्व कर का जो हानि है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो अपूर्वा जी ये समझ लीजिए कि 2013 में 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता मिली थी देश की, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था को मोदी प्रधानमंत्री गलत मत करिए, विश्व में बना दिया है। विश्व में 11वें स्थान पे भारत था और आज जो है 5वें स्थान पे आ गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को प्रदर्शित करता है। और दूसरी बात, 14 साल के वनवास के बाद जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, 3 बार मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर रहे और 1 बार अखिलेश यादव 12 से 17 में रहे, तो उस समय क्या स्थिति थी? उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में था। आज योगी आदित्यनाथ ने 2017 में 12 लाख करोड़ का बजट दिया था। उसके बाद पहले आप लोगों ने कितने का बजट दिया था? तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। और आज उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से बाहर निकलकर विकासशील प्रदेश की ओर अग्रसर है। और देखिए, आज हमारा 27.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज सदन में रागिनी सोनकर जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने इस बात पर प्रश्न किया तो योगी आदित्यनाथ ने उसमें तीखा जवाब दिया। उन्होंने पूरा तरह के आंकड़े रखे और ये मान के चलिए, उन्होंने एक रोड मैप दे दिया कि 2029 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से उत्तर प्रदेश को कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकासोन्मुख योजनाओं की तरफ आगे बढ़ा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो ये जान लें, इस बार के बजट में शिक्षा पे 13%, कृषि पे 11%, चिकित्सा पे 6% और अन्य मदों में अन्य खर्चे दिए गए हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि 50%, तो 50% हो गया सर। 1 मिनट। और दूसरी बात की बात कर रहे थे, गुणा कर लीजिए। हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं। आप अरे गलत छोड़िए, गलत बयानी मत करिए। और दूसरी बात, 5 लाख पैसा मिलता है, तो 5 लाख रुपए उसमें कोई अरे भैया सकती है। और दूसरी बात, जिसको इलाज की जरूरत प्राइमरी सारे 13 इलाज मिल जाएगा, जिसकी जैसी जरूरत होगी उसी के अनुसार उसको इलाज मिलता है। और उत्तर प्रदेश में जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा था कि देश के 795 जिलों में सभी जगह कॉलेज की स्थापना हो, उस और उत्तर प्रदेश अग्रसर हो जाए। 62 से 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और सब जगह बनने जा रहे हैं। हर जगह क्या नाम है, कोरोना काल से उत्तर प्रदेश सरकार ने नसीहत लेते हुए हर अस्पतालों में देखिए ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो गई है। किसी प्रकार की आपदा से निपटने के इंतजाम हो गए। तो इस तरह की बात करना, ये कोरा झूठा वो पुलिंदा प्रस्तुत करना है। और समाजवादी पार्टी ने अगर इस तरह का कृत्य किया होता तो समाजवादी पार्टी की तो सरकार हर बार आती थी और उसके बाद वो चली जाती थी, रिपीट नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ ने सुशासन और विकास की धारा नहीं बढ़ाई होती तो 2022 में पुनर्वापसी नहीं होती। ये भी आप जान लीजिए। समाजवादी पार्टी की पुनर्वापसी कभी नहीं हुई। कांग्रेस तो सत्ता से कई वर्षों से 3 दशक से अधिक से बाहर है। तो और उसके बाद गुंडा राज चलता था, बीमारू राज था। जिस तरह से गुंडागर्दी होती थी उत्तर प्रदेश में, 3 मर्डर रोज जो होते, ये बकायदा समाचार। चलिए ठीक है पंकज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार अतुल जी का रुख कर लेते हैं। बोले देश के प्रमुख अखबार के ऊपर किया गया, वो भी मीडिया के लोगों ने देखा है। तो ठीक है पंकज जी, मैं आऊंगी आपके पास। अतुल जी, मैं आपका ठीक है पंकज जी, मैं लौटूंगी आपके पास।
जितेंद्र जी आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ अतुल जी से। अतुल जी देखिए, जब भी हम बजट का जिक्र करते हैं, बजट को लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं, तो ये समझ लेना, जान लेना बहुत जरूरी होता है कि पिछला जो वित्तीय वर्ष रहा है, पिछले वर्ष जो बजट आया था, वो कितना क्रियान्वित हुआ है, धरातल पर वो कितना उतरा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पिछला यानी 2024 और 25 का जो बजट था, उसमें से सिर्फ 50 से 55% ही जो खर्च है वो सरकार कर पाई है। अरे अगर ऐसा होता तो अनुपूरक बजट लाने की चलिए क्या ठीक है जरूरत पंकज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, शायद अब तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सवाल मेरा अतुल जी से है, उसके बाद फिर मैं जितेंद्र जी का रुख करूंगी। अतुल जी। 3 लाख करोड़ की व्यवस्था होने जा रही है उत्तर प्रदेश बेदलाल सरकार चुप हो का। जाओ भाई। पंकज जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अतुल जी से सवाल है। अतुल जी, सवाल मैं दोहरा देती हूं। जब हम बजट पर चर्चा करते हैं तो पिछला जो वित्तीय वर्ष होता है उसके बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। 2024-25 का जो बजट आया, उसको लेकर सपा कह रही है कि सिर्फ 50 से 55% ही खर्च हो पाया है, सरकार इतना ही कर पाई है। बाकी क्यों नहीं हो पाया? बाकी जो दावे वादे थे वो क्यों नहीं धरातल पर आ पाए हैं? चलिए जितेंद्र जी, अतुल जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही। जी जितेंद्र जी, आज स्वास्थ्य का मुद्दा भी काफी ज्यादा सदन में उठाया गया। संग्राम सिंह यादव की तरफ से स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया गया। देखिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग को ही इलाज की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी के पास दृढ़ विकास की इच्छा शक्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो डेवलपमेंट का काम किया, जो डेवलपमेंट की जो बड़ी रेखा खींची, वो दिखने वाला विकास है, आंखों से दिख रहा है लोगों को। मेट्रो हमारी सरकार की देन है। एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने। दूसरा, इनकी भाजपा की सरकार ने यूपी में कहीं नहीं बनाया। और लखनऊ का पुलिस मुख्यालय भवन भी, लखनऊ का लोक भवन भी, लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क, हर जिले में हमने ट्रॉमा सेंटर बनाए, हर जिले में किसान बाजार बनाए, हर जिले में कृषि महाविद्यालय बनाए, हर जिले में 100 बेड का महिला अस्पताल बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया। हमने हर विकास का वो काम किया जो जनता को अपेक्षित था। भारतीय जनता पार्टी केवल 7-8 साल से जनता को छलने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। एक काम अभी हमारे भाई एक बोल रहे थे, बड़ी बुराई कर रहे थे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट के जो काम किए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार उनका फीता काट काट के चला रही है। आप सोच लीजिए, लखनऊ में IT सिटी हब, कैंसर इंस्टीट्यूट, मेदांता हॉस्पिटल, IT सिटी हब, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, 18 लाख लैपटॉप देने से लेके 5,43,000 सरकारी नौकरी से देने से लेके 100 नंबर हमारी दी हुई, 10 नंबर हमारी दी हुई सुविधा है। आपने क्या किया है? 100 नंबर का 112 कर दिया, 102, 108 एम्बुलेंस हमने अपनी सरकार में चलवाई। आपने कोई काम नहीं किया। सिर्फ 8 साल से आप जनता को छलने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश को 9 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति 36,000 के कर्ज में है। और कुछ प्रशंसा करने वाले लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है सर, एक एक करके। चलिए ठीक है, अतुल जी से सवाल मेरा था। ठीक है सर, भाजपा की जिंदाबाद करने के लिए। सर अब देखिए, अब एक साथ आप बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं हो जाएगा आपकी बात का। एक एक करके बोलिए सर, हेल्दी डिस्कशन रहने दीजिए। यहाँ सदन मत बनाइए सर। अतुल जी, जितेंद्र जी, ठीक है सर। अब थोड़ा सा सर रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अतुल जी से सवाल है, उसके बाद मैं द्विवेदी जी का रुख करूंगी। अतुल जी देखिए, सवाल मेरा आपसे उस वक्त था। पंकज जी ठीक है पंकज जी ठीक है, वक्त आने पर, समय आने पर बोलिएगा, वक्त आने पर बोलिएगा। अभी सर रुक जाइए, एक एक करके सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। पंकज मिश्रा नाम का दलाल है ये पत्रकार नहीं हो सकता। तुम समाजवादी पार्टी के दलाल हो। जितेंद्र जी थोड़ा संयम के साथ बोलिए, थोड़ा संयम के साथ बोलिए। चलिए ठीक है सर, अब यहाँ देखिए, अब ये बहसबाजी टूटने में यहाँ मत करिए, सदन मत बनाइए, यहाँ पे डिस्कशन रहने दीजिए। बजट पे डिस्कशन कर रहे हैं, वहीं तक रहिए। जितेंद्र कुमार,
चलिए ठीक है सर, हो गया। पंकज जी, जितेंद्र जी, ये इंसान समाजवादी पार्टी की किस हैसियत से बुराई कर रहा है, दलाली कर रहा है भाजपा की। जितेंद्र जी, अब थोड़ा सा आप अपने शब्दों पे लगाम लगाइए, शब्दों पे लगाम लगाइए। अगर कोई बीजेपी की बात कर रहा है तो वो बीजेपी का दलाल नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा शब्दों पे आप लगाम लगाइए। सदन नहीं है सर, ये सदन नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया, सदन नहीं है। हजारों मौतें नहीं दिख रही है। जब सुनने का साहस नहीं होता है तो ये उल जरूर बातें करते हैं। वो सुनने का साहस रखिए मिस्टर जितेंद्र, तब इस तरह की बात किया करिए। सुनने का तुम्हें साहस, सुनने कुछ का आता साहस नहीं, सिर्फ दलाली आती है भाजपा की। सच्चाई तुम्हें सुनने कुछ का आता साहस नहीं रखिए। है। आज योगी आदित्यनाथ विकास के ऊपर बताओ दूसरा ले जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश स्टेडियम, को, तो तुमको बुरा लग रहा है? बताओ दूसरा सुनने का साहस अंतर्राष्ट्रीय रखो, स्टेडियम, सुनने का। दूसरी मेट्रो कहाँ चलाई यूपी में, बताओ। है कोई शहर, है कोई दूसरा इंटरनेशनल स्टेडियम जो इन्होंने बनाया हो? नहीं चल रहा है। पुलिस मुख्यालय भवन हमारा बनाया हुआ, मुख्यमंत्री जिस भवन में बैठते हैं वो हमारा बनाया हुआ, कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा बनाया हुआ, ITCT हब, HCL हमारा, मेदांता हमारा बना हुआ। क्या किया? सिर्फ दलाली करने बैठ गए 2000 लेके। कोई जवाब है? 1537 करोड़ का रिवर फ्रंट किसके पीछे छूटना चाहते हो? 1537 करोड़ का रिवर फ्रंट घोटाला किसने किया? बिना टेंडर के 1100 करोड़ रुपए खा गए। अब क्या बात करेंगे? उसके लिए बोलेंगे रिवर फ्रंट घोटाला पे? कोई जवाब है आपके पास? अरे बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले सेंगर को संरक्षण दिया तुम लोगों ने, ब्रजभूषण शरण को संरक्षण दिया तुम लोगों ने। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में सबक सिखा दिया। अरे 27 में जड़ समाप्त कर देंगे, मिश्रा पाने तक सुन लो। 27 में भाजपा की जड़ समाप्त कर देंगे, यूपी से जड़ से मिटा देंगे यूपी में भाजपा को, और देश में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी 25 साल के लिए भाजपा। ये सोच लेना, 25 साल के लिए देश की सत्ता से और यूपी की सत्ता से भाजपा को मिटा देंगे पीडीए के लोग। तुम्हारे लोगों की हैसियत क्या है? भाजपा के लोगों की पीडीए के आगे कोई हैसियत नहीं है। यही पीडीए तुम्हारा नाम में निशान मिटा देगा, तुम्हारा झंडा उठाने वाला कोई नहीं चलिए बचेगा। ठीक है जितेंद्र जी, देखिए पीडीए को लेके बहुत हो हल्ला हो गया। पीडीए की क्या स्थिति है ये आपको भी पता है, धरातल पर बहुत हो हल्ला हो गया पीडीए को लेके। सर, इतना ही आपका पीडीए स्ट्रॉन्ग था तो मिल्कीपुर में क्या हो गया? क्यों नहीं चला आपका पीडीए? अवधेश प्रसाद तो इतना रो रो के उन्होंने तो पूरा कह दिया था कि मेरा बेटा हार जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? अब दे दे इस्तीफा, हार गया उनका बेटा। सर, ये पीडीए वाली जो फॉर्मूला है ना, आपको भी पता है सर कितना चल रही है जमीन पर। अरे बेईमानी की इन लोगों ने मिल्कीपुर में पूरी दुनिया ने देख लिया। बस जहां आप हारते हैं वहां बेईमानी हो जाती है, जहां आप हारते हैं वहां बेईमानी हो जाती है। सर, बेईमानी करनी होती तो अयोध्या सीट जीत लेते। ये बेईमानी, अरे हार तो कम से कम स्वीकार किया करिए। आम चुनाव में क्यों हार गए? आम चुनाव में क्यों हार गए? रामपुर हार गए, आजमगढ़ हार गए, जीत तो गए थे उपचुनाव रामपुर आजमगढ़ का। 1.5 लाख से जनता ने धूल चटाई, भाजपा की मिट्टी पलीत कर दी पीडीए ने। अब आने वाले समय वहाँ ईवीएम ठीक थी, वहाँ ईवीएम ठीक थी, और जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ ईवीएम खराब, वहाँ प्रशासन खराब, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स खराब, वहाँ पुलिस व्यवस्था खराब। अरे जितेंद्र जी, कम से कम आप तो अपनी हार और स्वीकार कर लीजिए। जड़ से मिटा देंगे भाजपा को 27 में, जड़ से यूपी में, अब 25 साल से देश की सत्ता से बाहर कर देंगे। तुम तो उपचुनाव में भी रहे थे। चलिए सर, ठीक है, बस हो गया सर। जितेंद्र जी, अतुल जी, मुद्दे पर आते हैं। ये चीजें चलती रहेगी, ये बयानबाजी, ये गहमा गहमी चलती रहेगी कि हम सत्ता से हटा देंगे, हम मिटा देंगे, ये चीजें चलती रहेगी। बहुत एक रहनुमाई कर ली एक जाति धर्म की। भाजपा का चैप्टर खत्म, व्यक्ति याद रख लो। जितेंद्र वर्मा जी, भाजपा का चैप्टर खत्म। 10 सीट पे चुनाव थे, 8 सीट पे तो भाजपा ने आपका चैप्टर खत्म कर दिया, ओपन ही नहीं होने दिया। भाजपा खत्म होने वाली 27 में। क्यों नहीं जीत गए रामपुर? क्यों नहीं आजमगढ़ जीत गए? आप क्यों नहीं जीत गए मिल्कीपुर? आप क्यों नहीं कुंदर की जीत गए? आप क्यों नहीं फूलपुर जीत गए? कभी उभर नहीं पाओगे।
याद देश की रखिएगा। सत्ता से चलिए सर, ठीक है जितेंद्र जी, मुद्दे पर आ जाते हैं ना। अब ये जो चैलेंज आप कर रहे हैं ना, ठीक है सर, चैलेंज आपके लिए भी है, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी की तरफ से आपके लिए। इन लोगों ने पीटीए के लोगों का आरक्षण छीना, इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, इन लोगों ने इनको जनता हराएगी 27 में आम चुनाव में। ये बाबा साहब के जितने मुगालसे विश्वविद्यालय छीन रहे हो ना, ये मुगालसे किया, समाजवादी पार्टी ने किया। चलिए जितेंद्र जी, अतुल जी, और ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा सर मुझे आप दोनों का। बस सर, हो गया, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जितेंद्र जी, अतुल जी, बस हो गया, ठीक है। कि जब भी हम बजट पर चर्चा करते हैं, अभी देखिए 2025-26 का ये बजट आया, लेकिन अगर हम बात 2024 और 25 के बजट की करें तो बार बार विपक्ष की तरफ से ही ये आरोप लग रहा है कि 50 से 55% ही सरकार खर्च कर पाई है। जी बिल्कुल सही बात है। जितना बजट एलोकेट कर देते, इतना प्रोविजन आप रखते हैं, उतना इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। ये बात साबित हो रही है। इसके बाद जो आपने प्रोविजन रखे, उस पर आप देखिए कि लगातार घाटे का बजट, सकल राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ रहा है, सकल जो उत्पाद है उनकी और दोनों के बीच में कितना अंतर है। इससे साबित हो जाता है कि नियोजन, बजट के नियोजन में और प्रस्तावन में बिल्कुल बहुत जमीन आसमान का अंतर है। प्रस्तावक का कुछ भी प्रस्तावना कर ले, लेकिन उसका नियोजन और उसका पूरा प्रयोग करना इनके बस की बात नहीं है। और अगर वाकई में विकास हो रहा होता तो उसके साथ, उत्पाद के साथ उसको दिखना चाहिए। डिस्पैरिटी क्यों है, दोनों के बीच में अंतर इतना क्यों हो रहा है? मैं समझ रहा था कि शायद डिबेट बहुत वर्थफुल होगी, लेकिन यहाँ तो वो वही बातें हो रही। बजट पर किसी ने चर्चा ही नहीं की। मुझे लगता है बजट पर चर्चा करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं अभी बात कर रहा था 475 करोड़ रुपए जो किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए रखा है, क्या आलू उत्पादकों के लिए जो है उनके लिए क्या प्रोविजन रखा है सर? अन्य जिनसे हैं दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, इन सब पे, और जो गेहूं और चावल के खरीद पर क्या व्यवस्था की गई है? मनरेगा पर क्या खर्चा करने का सरकार सोच रही है? इस पर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी साफ साफ नजर आई है। जो उन्होंने कहा है वो उस पर देखिए, मनरेगा के बजट को बहुत आगे नहीं बढ़ाया। मनरेगा का बजट जो है, मनरेगा का नियोजन जो है और उसका जो उपयोग है, तो निश्चित रूप से लोगों की आमदनी को बढ़ाता है, उसके साथ साथ राज्य के विकास को भी बढ़ाता है। जब आप लोगों को क्रय शक्ति नहीं देंगे तो विकास कहां से होगा? सीधा सीधा संबंध है क्रय शक्ति का विकास के साथ। आप विकास का दावा कैसे कर सकते हैं? विकास इतनी ऊंची दर पे आप कैसे दिखा सकते हैं जब आपके पास, जनता के पास क्रय शक्ति नहीं है? आप खुद ही अंतर दिखा रहे हैं। 72,000 रुपए आप दिखा रहे हैं कि कमाई है, 36,000 रुपए का कर्जा दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के आप कितना, 36,000 ही हुआ ना, तो आप तो नीचे चले गए ना। इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी की तरफ से तो ये बार बार कहा जा रहा है ना कि जब यूपी में जब बीजेपी की सत्ता आई तब यूपी की इकोनॉमी 12 लाख करोड़ थी, लेकिन इस वित्त वर्ष की समाप्ति पर 27 लाख करोड़ हो जाएगी। पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख युवाओं को नौकरी दी। एमएसएमई सेक्टर में एक जनपद एक उत्पाद के जरिए बीजेपी ने काम किया है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये मुद्दा, ये चर्चा ठीक है। अब एमएसएमई की बात करिएगा। अभी अब घोषणा की गई कि 5 लाख रुपए लोन देंगे। अब जरा देखिएगा कि जब बैंक में जाते हैं, अगर मान लिए 5 लाख में अगर कल कारखाने का खरीदने का अगर करते हैं, मान लिए 4 लाख रुपए का कल कारखाना खरीदा गया, उस पर 18% जीएसटी दे दी गई। अब आप बताइए कि जो निवेशक है या जो उद्यमी है उसको क्या बचेगा? 1 लाख की आपको वर्किंग कैपिटल अगर मिलती है तो वर्किंग कैपिटल क्या 1 लाख से उतना पूर्ण हो सकता है? जब आप सीधा सीधा जोड़ लिए 4 लाख की अगर मशीनें अगर हम लोग कलेक्टर खरीद लेते हैं, तो आप बताइए 4 लाख पर 18% यानी 72,000 रुपए तो सरकार ने वापस स्नैच कर लिए ना। उसके बाद बैंकों में जब आप जाइए तो बैंकों में बड़ी असहजता होती है। कहते हैं कोलेटरल के बिना, सिक्योरिटी के बिना हम लोन नहीं देंगे, और सरकार कहती है कि हाँ वो सब होगा। लेकिन यहाँ मैं अपने अनुभव से यहाँ बता रहा हूँ कि केवल उनको ही लोन मिल रहा है जिनके बहुत अच्छे व्यापार हैं, जिनके लोगों के व्यापार चल रहे हैं, उनके बच्चों को ही घुमा फिराकर इस तरीके के दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही व्यापार में है। और बैंक भी ये कोशिश करती है कि उनको ही दिया जाए जहां पर उनका सेफ इंटरेस्ट हो और जहां पे वो वापसी की गुंजाइश हो। वो नए उद्यमी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं।
सरकार की मंशा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ बैंकिंग को भी उनको कंट्रोल में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा अपने अधिकारियों को, जिलाधिकारियों के मार्फत, और जो रोजगार कार्यालय हैं और जो आपके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनका देखिए कि किस तरीके के वहां पे आवेदन जा रहे हैं। और आवेदन के बाद मैं भाजपा के अपने प्रवक्ता जी से कहूंगा कि वो सरकार के बीच में रखें, हर जिले का डाटा उठवाएं, देखिए कि जरा कितने लोगों का आवेदन होता है और उसमें कितने लोगों का बैंकों में पहुंचता है, उसका आधार और तरीका क्या है, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है क्या, और लोन किनको मिल रहा है। मैं आपको गारंटी करता हूं 90% लोन उनको मिलेगा जिनके घर में पहले से ही व्यापार हो रहा है, वही इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है द्विवेदी जी, देखिए वक्त की कमी है और अब ऐसे में एक फाइनल कमेंट में यहाँ आप सबसे लेना चाहूंगी इस पूरे बजट को लेकर आज जो भी चर्चा हुई है। सबसे पहले जितेंद्र वर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगी। बजट में विपक्ष को कई कमियां, कई खामियां नजर आई। अच्छा तो शायद ही कुछ नजर आया होगा, लेकिन अब जो कमियां नजर आ रही है विपक्ष को, आगे क्या भूमिका विपक्ष की इन कमियों को दूर करने के लिए रहने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी सीधा कहती है कि आप बजट का इम्प्लीमेंटेशन करें, बजट को जहां के लिए आपने जो बजट दिया है उसको सही इस्तेमाल हो। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो भी बजट लाए या अनुपूरक बजट लाए या मेन बजट लाए, तो उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और सीधे आंकड़े बता रहे और उसको इम्प्लीमेंट करते तो बजट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है विपक्ष की तरफ से, ये आरोप है। ठीक है, पंकज जी देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता है ये फर्जी और झूठ का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं जानकारी आपके पास सच्चाई का है। पंकज जी देखिए, मैं फाइनल कमेंट सर एक मिनट द्विवेदी जी, पंकज जी, मैं फाइनल कमेंट लेना चाह रही हूँ। बजट को लेके क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या चीजें अच्छी लग रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? फाइनल कमेंट सर। अब देखिए वक्त की कमी है सर हमारे पास, बहस यही सर रोकनी पड़ जाएगी। आपकी बात पूरी हो नहीं पाएगी सर, मुझे बहस यही रोकनी पड़ जाएगी। आप मुझे फाइनल कमेंट दीजिए पंकज जी। स्टार्टअप चला रही है तो इस तरह की बात करना। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट को खर्च कर लिया, तभी उसको अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ी। चलिए ठीक है, तो ये इस तरह की बात करना, संगठन तो खत्म क्यों हो गए इन 30 सालों के अंदर? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कर देते हैं तो उसमें जीएसटी भी, अरे इसको जल्दी प्रवक्ता बना भाई, अपनी पार्टी का तो उसमें जीएसटी बीजेपी प्रवक्ता से निवेदन है। फर्जी बात करना, फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करना बिल्कुल निराधार। अरे फर्जी क्यों बोलना भाई? उनके द्वारा जिस तरह से लोगों को अरे तो बीजेपी प्रवक्ता बनाने का, बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे दिया जा रहा है। अरे लबान झूठे और अरे तुम्हारे ठीक है पंकज जी अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा द्विवेदी साहब। चलिए ठीक है पंकज जी सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। द्विवेदी जी, फाइनल कमेंट आपका इस पूरे बजट को लेके। देखिए, मैंने शुरू से कहा कि बिल्कुल अंतर दिख रहा है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने खुद ही बताया कि 56% उन्होंने नियोजन दिखाया और 50% सरकार कह रही है कि पेंशन और उस पर सैलरी पे खर्चा हो रहा है। तो 106% कैसे हो सकता है? सीधा अंतर खुद ही अभी जो है उसमें कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आशय यह कुल टोटल है कि ये फर्जी आंकड़े हैं और इनसे कोई साबित नहीं हो रहा है, निष्पादन नहीं हो रहा है, नियोजन बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं है। और जो सरकार कह रही है, निश्चित रूप से जो भी सरकार आती है उसको बजट में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्य तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी सरकारें पूर्ववर्ती भी रही उन्होंने भी काम किया, ये सरकार भी कुछ काम कर रही है। लेकिन जब काम कर रही है तो उसके साथ उस पर खर्चा क्यों बढ़ रहा है, लोगों पर कर्जा क्यों बढ़ रहा है? अगर आपका उत्पाद अगर बढ़ रहे हैं तो फिर उसके साथ आमदनी बढ़नी चाहिए, जो कि ये पूरी बजट में साबित नहीं हो रहा। सरकार खुद ही मान रही है कि 36,000 रुपए का कर्जा हो गया है। 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों हो गया भाई? आपकी आस्तियां कुल कितनी है, यानी आपकी कुल आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है? दोनों के बीच में विषमता क्यों है और लगातार वो बढ़ रही है, सरकार घटा नहीं पा रही है। ठीक है द्विवेदी जी, देखिए बड़ी बहस को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ
अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए। तो अतुल गहलोत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जितेंद्र वर्मा जी, वाचस्पति द्विवेदी जी और पंकज रस्तोगी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बजट पे आज एक बार फिर से सदन में चर्चा हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की भी कोशिश की, स्वास्थ्य का भी मुद्दा उठाया गया, रोजगार का भी मुद्दा उठाया गया और महंगाई का भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा जो आज गरमाया रहा वो था उत्तर प्रदेश आखिर कब 1 ट्रिलियन वाला प्रदेश बनेगा, जिसपे सीएम योगी की तरफ से जवाब दिया गया 2029 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बन जाएगा। अब ऐसे में विपक्ष तो बार बार यही कह रही है कि हम इस बजट को सही तभी मानेंगे जब पिछले बजट और इस बार के बजट की जो तमाम दावे और वादे हैं वो धरातल पर उतर जाएंगे, यानी इन तमाम वादों को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि आखिर कब विपक्ष इस बजट से संतुष्ट होता है। तो फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।